नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और जैसे अभी एक नया साल शुरू हो गया है तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं विश करता हूं कि आप लोगों का आने वाला साल अच्छा जाए। लास्ट ईयर मार्केट में कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं बना है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट एक डेढ़ साल कंसोलिडेट करता है और रिटर्न नहीं बनाता है तो उसके नेक्स्ट ईयर मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2026 विल बी अ गुड ईयर फॉर मार्केट। एंड मैं विश करता हूं कि ये आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि आने वाले टाइम में निफ्टी और सेंसेक्स हमें कहाँ दिख सकता है, तो उसके बारे में देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। अब आते हैं हम हमारे आज के मार्केट पे। और जैसे एक नया मंथ शुरू हुआ है तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेटअप शेयर करूंगा ना, जो आप लोगों को जनवरी मंथ में ध्यान देने चाहिए। और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो में मैं जो भी आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करता हूं, जो भी आप लोगों के साथ सेटअप शेयर करता हूं, उसमें किसी में भी मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। एज अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट मेरा काम ये है कि आप लोगों को मैं सबसे बेस्ट जो सेटअप है मार्केट में वो आप लोगों को दिखाऊं। उसके बाद आप लोगों को जो करना है वो आप कर सकते हो। और मैं अपना प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलिए अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं और समझते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो, आप लोग यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये हमारा निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और हम लोग ने एक चीज़ बहुत ही क्लियरली देखी थी कि ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा था। और जो पहले हाई लगा था वो सितंबर 2024 में लगा था। और मैंने आपको वो टाइम भी पहले ही बोल दिया था कि अगर मार्केट या स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है या ऑल टाइम हाई के आसपास वो ट्रेड कर रहा है तो वो बहुत कम चांसेस होता है कि वो स्टॉक खराब होगा। जनरली उसे पॉजिटिव ही माना जाता है। इसीलिए मैं ऐसे मानता हूँ कि 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स या इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पावर होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि दिसंबर मंथ में मार्केट ने थोड़ा पुल बैक किया। अभी जनवरी मंथ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार दिया। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर में 26,325.80 का हाई बना था। ये मंथ में मार्केट ने अभी तक 26,340 का हाई मारा है। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली देखने मिलेगा कि मार्केट ने पहले एक अच्छा बॉटम बनाया, फिर पहला हाई बनाया। और मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी मार्केट बहुत टाइम के बाद अपने हाई को ब्रेक करने आता है तो वो बहुत रेयर होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दे। और आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और अभी वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये जो पूरा एरिया है, दैट विल बी अ बिग कंसोलिडेशन एरिया। और अभी हमारे लिए, मतलब मैं तब तक मार्केट में पॉजिटिव रहूँगा जब तक मार्केट 25,300 के ऊपर है और ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई 1000 पॉइंट नीचे आएगा तब आप नेगेटिव रहोगे, बट देखो मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे ही 200-300 पॉइंट में ख़राब नहीं हो जाते। तो वो आप लोगों को समझना चाहिए। एक छोटा सा सपोर्ट अभी मैं मान सकता हूँ 25,690 को, बट उसके लिए ये वाला जो हाई है जो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक करना चाहिए। तो हम ये स्विंग लो को एक नया सपोर्ट मान सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी, खैर बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने से अच्छा पॉजिटिव ही चल रहा है। अब आप देखो ये वीक में भी बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो पुल बैक किया था वापस से, अब आप यहाँ पे देखो 4 वीक मार्केट जो नीचे गिरा वो ऑलमोस्ट एक वीक में मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक है, मिड एंड स्मॉल कैप जो प्राइवेट बैंक के है और जो एनबीएफसी है, वो सारे स्टॉक्स और इसमें सब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हमने एल एंड टी फाइनेंस को देखा, हमने एम एन एम फाइनेंस को देखा,
हमने एबी कैपिटल को देखा, मुथूट फाइनेंस है, चोला मंडलम फाइनेंस है, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ बनी पड़ी है। और ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने से ही ये सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। इवन मन्नपुरम फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है। तो देखो, ओवरऑल मार्केट अभी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप स्मॉल कैप का भी चार्ट देखोगे तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि स्मॉल कैप ये जो सपोर्ट है विच इज़ 16,443, अगर ये ब्रेक करेगा तो ख़राब हो जाएगा। लास्ट टू लास्ट मंथ इसने ब्रेक किया भी था, बट सडनली वो ऑलमोस्ट एंड में ऊपर आके क्लोज हुआ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पे 17,500 और 18,100 कैन बी अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। एक बार अगर हम ये क्रॉस कर लेते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने मिल सकती है। तो देखो, मैं आप लोगों के साथ पहले इंडेक्स और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इसलिए शेयर करता हूँ ना, बिकॉज आप लोगों को समझना चाहिए कि स्टॉक्स का को रिलेशन किसके साथ ज़्यादा चलता है। जनरली सब निफ्टी को देख के ऐसे सोचते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, सारे पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे रहने चाहिए। वैसा नहीं है, आपको स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स को भी उतने अच्छी तरीके से ट्रैक करना चाहिए, और उसलिए मैं कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। अभी देखो, जो हमारे गोरे लोग हैं, जो FIS है, वो अभी भी सेलिंग ही कर रहे हैं। लास्ट वीक में 4 दिन उन्होंने सेलिंग की थी, सिर्फ एक दिन लास्ट डे में जो उन्होंने बाइंग की थी वो थी, बट दैट इज़ नॉट अ सफिशिएंट थिंग। अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा FIS ने सेलिंग की है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वो डेटा चेक नहीं किया है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, लास्ट 2 साल में FIS ने 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, वो बहुत बड़ी बात है। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, अगर FIS की बाइंग स्टार्ट होगी तो एक नई रैली शुरू हो सकती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वो लोग ही जनरेट करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो 98.40 के आसपास है। इंडिया विक्स जो है वो अभी 9.45 के पास ट्रेड कर रहा है। बहुत देखो, जो ऑप्शंस ट्रेडर है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ ही है, क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं है, खास करके जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए। बट जनरली जब इंडिया विक्स इतना नीचे आ जाता है ना, तो मुझे थोड़ी बहुत डर लगती है। लगता है, डर लगता है, लगती नहीं, लगता है। सो जनरली ऐसा देखा गया है कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आता है, बिकॉज इंडिया विक्स पैनिक का एक इंडिकेशन है। बट अगर आप देखो, इंडिया विक्स ऑल टाइम लो के पास ट्रेड कर रहा है ना, इसका मतलब मार्केट में कोई भी कुछ खराब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और सरप्राइज करने का टाइम और शॉक करने का टाइम यही सबसे बेस्ट होता है। क्रूड ऑयल भी $57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जो हमारा USD INR का जो रेशियो है, मतलब जो हमारा प्राइस है, वो 89-97 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 90 इज़ न्यू फॉर अस नाउ। तो देखो, ये सारी चीज़ें हो गई, हमने इंडेक्स को देख लिया, हमने अदर फैक्टर को देख लिया। एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे सेक्टर्स में से, मतलब आप यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट 47 सेक्टर है, उसमें से लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया। FMCG है, डिजिटल है, IT है, ये सारे सेक्टर्स ने खराब परफॉर्म किया है। अगर हम परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो है मेटल में PSU बैंक, PSC स्टॉक्स भी शॉकिंगली अच्छे चले हैं, खास करके लास्ट वीक में REC, PFC एंड इवन बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स है, उसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिली। अब रेलवे स्टॉक्स की है ना हिस्ट्री है, वो बजट के पहले चलते ही है। अगर आप रेलवे स्टॉक की हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो हर साल जनवरी मंथ में उनका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव ही रहा है, बट फेब्रुवरी में उससे ज़्यादा नेगेटिव रहा है। तो ये हो गया। कमोडिटीज़, ऑटो ऑटो इंडेक्स एक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। मैं आपको एक बार ऑटो इंडेक्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। उसका एक रीज़न है, क्यों दिखाना चाहता हूँ आप उसको समझना, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो, ऑटो इंडेक्स ने है ना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022, और ये ब्रेकआउट 2018 का था। और अगर आप लोगों को याद होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को बताए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, TVS मोटर हो गया, उसके बाद मारुति का मैंने 16,000 टारगेट एक बार बोला था, एंड दैट नाउ मारुति इज़ ऑलमोस्ट एट 17,000। उसके बाद हमने अशोक लेलैंड भी आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट थे, मैंने उनको ये भी बोला था कि अगर आप ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते,
स्पेसिफिक किसी ऑटो स्टॉक में नहीं जाना चाहते तो आप ऑटो सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो टाइम मुझे याद है ऑटो इंडेक्स के रिलेटेड, वो सेक्टर के रिलेटेड सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम था यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड ऐसा कुछ नाम था उसका। एंड जस्ट इमेजिन उसके बाद ये जो सेक्टर है उसने बहुत कंसोलिडेट किया बट ब्रेकआउट के ऊपर ही था, और ये सेक्टर ने सितंबर महीने तक ऑलमोस्ट 126% अपसाइड दिखाया। उसके बाद जब मार्केट ने टॉप बनाया तो ऑब्वियसली ये सेक्टर में भी थोड़ा करेक्शन आया, ये सेक्टर भी गिरा ऑलमोस्ट 30% तक का। फिर वापस से अब ये सेक्टर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब मैं आप लोगों को ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, ये सेक्टर जब मैंने एनालिसिस किया था वो टाइम पे इसका जो अपसाइड बन रहा था रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर हम ये रेंज निकालते हैं और ये वाली जो रेंज है उसको अगर हम अपसाइड में ऐड करते तो वो टाइम पे इसका जो अपसाइड लेवल बन रहा था वो था 19,740। बट अब देखो ये सेक्टर उससे भी ज़्यादा ऊपर गया, 27,700 तक गया, और वापस से अब यहाँ पे ये सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है। तो सिर्फ ये आपके लिए भी लर्निंग नहीं है, ये मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि अगर आपको एक अच्छा सेक्टर मिल जाता है और अगर उसमें वापस से एक ब्रेकआउट होता है जैसे यहाँ पे हुआ है, जनरली मैं इसे एक फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ जो इसने पहली बार किया था, और मैं ये ब्रेकआउट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बोलता हूँ। वो इसलिए कि फ्रेश ब्रेकआउट के बाद इसने रैली लिया, फिर वापस थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर वापस ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पे ये वापस से एक ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये सेक्टर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि एक अच्छा सेक्टर कंटिन्यूस बेसिस पे वो वापस से एक छोटे ब्रेकआउट्स करके और अच्छे टाइम में मतलब चल सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने भी सीखी है, आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, और आज जो मैं आप लोगों को स्टॉक दिखाने वाला हूँ उसमें से एक स्टॉक ऐसी कैटेगरी का भी है। तो देखो ये एक सेक्टर है जिसने किया, बाकी मेटल सेक्टर तो आप लोग देख ही रहे हो। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को हिंद कॉपर बताया था, उसके पहले मैंने आप लोगों को वेदांता बताया था, और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। पीएसयू बैंक में हमने कैनरा बैंक आप लोगों को बताया था। सीपीएसई सेक्टर में तो फिलहाल अभी मेरा कोई ये नहीं है, कोई स्टॉक में सेटअप नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल ये सारी अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ लास्ट एक साल की बात करें तो आप यहाँ पे देखो पीएसयू बैंक, मेटल, और ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा था मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, ऑटो, यही सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट पूरे साल में। और अभी आप एक चीज़ सोचो, ये सारे सेक्टर ने लास्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्म किया है जब मार्केट इतना अच्छा नहीं था, और जस्ट इमेजिन मार्केट भी अच्छा हो जाएगा तो ये सेक्टर में और कितनी अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिल सकती है। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ, जिससे आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अभी आते हैं हम हमारे आज के सारे स्टॉक्स के ऊपर। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो बैंकिंग से ही है और उसका नाम है आईडीबीआई लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने अपने हिस्ट्री में कभी कुछ अच्छा एक ट्रेंड वाइज अगर आप बोलो तो ये स्टॉक ने कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1996 में इसकी लिस्टिंग दिख रही है, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो अगर आप कोई अच्छे ब्लू चिप स्टॉक को देखोगे और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कोई भी ट्रेंड कभी बना नहीं। बट अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है। 2007 में इसने टॉप बनाया और 2010 में इसने टॉप बनाया, और ये जो टॉप बनाने वाला टाइम है उसके बाद मार्केट अच्छे गिरे थे। 2008 में भी मार्केट गिरा था, 2011 में भी मार्केट गिरा था, बट ये स्टॉक ने वापस से कभी एक अच्छा रिवर्सल नहीं दिया। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते। हम सिर्फ अभी देखते हैं कि अभी प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2012 में जो इसका एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद नीचे में स्टॉक गया था कोविड में, और उसने लो बनाया था ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ का। रिसेंटली वो हाई इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी जून 2024 में, उसके बाद वापस से ये गिरा, वापस से इसने हाई बनाने की कोशिश की और वापस से गिरा, और रिसेंटली अभी इसने अपना हाई ब्रेक किया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग।
ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो नहीं है, बिकॉज इसका मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट है वो होगा 202 रुपये के आसपास से लेके 180 से 202 रुपये का इसका रेंज है। बट जो ये अभी ब्रेक कर रहा है ना, इसे मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। और आप लोगों को देखो यहाँ पे, ये फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर एक बार आप वीकली टाइम फ्रेम भी देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम का अभी क्लोज नहीं हुआ है कैंडल, बट वीकली कैंडल क्लोज हुआ है और इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। इसका जो ब्रेकआउट एरिया है वो बनता है 106 के आसपास का। और अभी इसने जो ब्रेकआउट किया है उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जा सकता है। अब इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस की हम बात करें तो एक आता है 139 का, एक आता है 153 का। तो ये आप चीज़ ध्यान में रख सकते हो। और अगर ये स्टॉक ने वापस से अपना ये जो स्विंग लो है विच इज़ 92 रुपीज़ का, ये ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक का सेटअप खराब हो जाएगा, आप ये मान के चल सकते हो। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरा एक स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। अब यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने 2007 में हाई बनाया था जब 2008 में मार्केट गिरा था उसके पहले, और वो था ऑलमोस्ट 120 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक कभी चला ही नहीं है। ये स्टॉक ने इतना बड़ा बेस बनाया, यहाँ पे वापस से अटेम्प्ट किया था जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद मार्केट गिरा था, वापस से थोड़ा करेक्ट हुआ और अभी रिसेंटली 3 महीने पहले इसने एक ब्रेकआउट किया है और वो था 103 के आसपास। अब मैंने ये आप लोगों को क्यों दिखाया, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर ये स्टॉक 93 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, हम ये मान के चल सकते हैं। इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 119.65। इसके ऊपर ये स्टॉक और स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि ये 2007 का और 2008 का अपना ब्रेकआउट लेवल ब्रेक कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है यूपीएल। अब देखो, यूपीएल में आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ वेरी क्लियर चार्ट। इसका जो एक सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 2014 में। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टॉक नॉन स्टॉप 2019 तक चला था, वापस इसने करेक्शन दिया, वापस इसने हाई बनाया था। अब अभी ये स्टॉक रिसेंटली एक अपना जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर रहा है और वो ब्रेक हुआ है 750 के आसपास। अभी ये 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन इसका जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है, एक बार इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगा 760 और 750 के नीचे। और अगर ये स्टॉक अपना नियरेस्ट ऑल टाइम हाई विच इज़ 830 ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखने मिल सकती है। और अगेन ये अभी ब्रेक करने आ रहा है ऑलमोस्ट 2021 के आसपास, 21 के बाद। तो ये भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक ना करे, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बाद में ब्रेकआउट करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब ये स्टॉक में है ना, मेरा डबल कन्फ्यूजन था कि मैं आप लोगों को बताऊं नहीं बताऊं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब देखो, ये स्टॉक का जो आप चार्ट देख रहे हो फिलहाल तो मंथली देख रहे हो, 19 से ये स्टॉक आया है, उसके बाद इसने अच्छी रैली ली। 2022 अप्रैल में इसने टॉप बनाया, रिसेंटली इसने यहाँ पे अप्रैल 2025 में बॉटम बनाया। अब ये स्टॉक में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो इसमें एक पहले ब्रेकआउट हुआ था और जो हुआ था 522 के आसपास। और यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं एक बार वॉल्यूम कैंडल लगा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट के टाइम पे इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था। और अगर हम चार्ट की हिस्ट्री को देखें, अगर हम स्टॉक की हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में कभी भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ था। और आई थिंक ये किसी रिजल्ट के बाद ही एक अच्छा वॉल्यूम और ब्रेकआउट हुआ था। अब उसके बाद इसने वापस रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट को और अब देखो यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूसली बहुत ही कंसिस्टेंटली वॉल्यूम हो रहा है। और ये वीक में ये स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया है। नाउ इसका ऑल टाइम हाई तो है 875, पर अगर आप इसके वो टाइम पर क्लोज के कैंडल पे अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन लगाते हो तो एक है ना सप्लाई जोन बन जाता है और वो बन जाता है 810 से लेके 875। अगर ये स्टॉक 750 लेवल ब्रेक करता है तो ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको इसकी अपसाइड रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप इसका रेंज कैलकुलेशन कर सकते हो और उसको आप ब्रेकआउट के बाद ऐड कर सकते हो।
तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि अपसाइड में ये स्टॉक 1400 से लेके 1500 तक का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब इसमें मेरा कन्फ्यूजन क्या था, जो ये रेंज है ना, उसके वजह से मैं कन्फ्यूजन में था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। पर मैंने फिर डिसीजन क्यों लिया दिखाने का, क्योंकि ये स्टॉक में वॉल्यूम और प्राइस दोनों बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब जो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है वो है यहाँ पे पॉलीकैब का। और अब आप पॉलीकैब का चार्ट देखो एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एक ऑटो इंडेक्स का चार्ट बताया था उसमें और इसमें क्या कोरिलेशन है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वैसे अगर आप इसका आईपीओ का टाइम देखोगे, 2019 में इसका आईपीओ आया था और इसके आईपीओ के बाद ही ये बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट इसके आईपीओ के मंथ में ही इसका बहुत अच्छा वॉल्यूम भी हुआ था। बट आईपीओ के बाद देखो इसने अपना जो फर्स्ट ब्रेकआउट है ना वो 2021 में किया था और वो था 1182 के आसपास। इसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली चला ऑलमोस्ट 2800 तक। वापस से उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर वापस से जैन 2023 में इसने ब्रेकआउट किया था। दैट वाज द सेकंड ब्रेकआउट 2800 के आसपास। उसके बाद वापस से ये स्टॉक चला और हम यहाँ पे तो देखो इसमें मेरे ख्याल से एक यहाँ पे एक न्यूज़ आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टैक्स के रिलेटेड था। बट वापस से ये स्टॉक चला और रिसेंटली इसने हाई मारा था 7600 का। और उसके बाद वापस से ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया। अब ये स्टॉक वापस से एक थर्ड ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। और आप यहाँ पे देखो जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई स्टॉक, जैसे इसने जून 2024 में हाई बनाया था, उसके बाद ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट करने आ रहा है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं करता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि पिछले 4 महीने से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू कीप इन अ वॉच, एक वॉच लिस्ट के लिए। अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालते हो और देखते हो कि इसमें अपसाइड रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्या निकलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि इसमें 10,600 का एक लेवल आ रहा है जो इसका अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है। तो ये थे सारे स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि हर हफ्ते और हर महीने मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग सेटअप शेयर करता रहूं और मेरा हमेशा वही इंटेंशन रहता है। एंड उसके साथ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग भी शेयर करते रहूं, जिससे लाइव चार्ट देख के मैं आप लोगों को लाइव चीज़ें सिखा सकता हूं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगता है या आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगा है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके स्टॉक में कौन सी वॉच लिस्ट में आपके स्टॉक है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और भी अगर कुछ सजेशन है तो आप मुझे देना चाहते हो तो आप कमेंट में दे सकते हो। और अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।